ऑनर्स ऑफ द डायस एंड ऑन द डायस। डॉक्टर प्रवीण पंजाब से। मेरे इस पेपर का जो विषय है वो है फोकटेल ऑफ पंजाब कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरेटिकल कंसर्न विद द रेफरेंस ऑफ मिथ लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स। कि ये जो तीनों हैं इनके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इस 21वीं शताब्दी के तीसरे दहाके में क्या होने चाहिए। बेनी जॉनसन जी ने इशारा पहले कर दिया था इसके थ्योरेटिकल के बारे में कि फोकलोर तो हमारी थी लेकिन एनालिसिस हमारा जो था वो कॉलोनियल मॉडल से ही रहा है इन फोकलोर का। तो किसी भी कौम का, किसी भी देश का अगर उसका फ्यूचर देखना है तो उसका फोकलोर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले ये जो तीनों फेरी टेल और लीजेंड और मिथ है उसके फोकटेल के लिए जो मैंने टर्म यूज़ कर रहा हूँ वो है फोक प्रोज नैरेटिव। लोक वार्ता इसको पंजाबी में बोलते हैं कि लोक वार्ता, क्योंकि ये बेसिकली ये जो नैरेटिव है ये राइटिंग वाला नैरेटिव नहीं है जो नावल में या जो मॉडर्न स्टोरी है उसमें जो नैरेटिव है वो नैरेटिव नहीं है। इसमें ये ओरल ट्रेडिशन का है और जब ये राइटिंग फॉर्म में आता है तो अपनी जो प्योर फॉर्म है वो उसी टाइम पे वो ख़त्म हो जाती है। इसी सबसे पहला रैप्चर जो है वो इसी में होता है। उसका जो मिथ है उसके जो विश्वास बेस्ड नैरेटिव है, जो दंत कथा जिसको हम किंवदंतियाँ बोलते हैं, उसका हिस्ट्री और उसका जो फैक्ट्स और मिथ तीनों उसमें रहेंगे और जो कहानी है उसमें इमेजिनेशन का नैरेटिव रहेगा। ये तो हैं जो ऑलरेडी हमारे पास कैटेगरीज फोक टेल की बनी हुई हैं जिसमें कल्पित कथाएं, नीति कथाएं, परी कथाएं, प्रेत कथाएं। जो मैं बात इसमें मिथ के रेफरेंस के कहना चाहता हूँ वो ये है कि मिथ के बारे में हमें जो अब तक पढ़ा है वो यही है कि ये देवते होते हैं, इसमें हीरोज़ होते हैं, कुछ इसके कल्चरल जो सिम्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स रिलीजियस बिलीव्स होते हैं। ऐसे करके हमने अब तक इसको फोक टेल को एक्सप्लेन किया है जो थ्योरेटिकल बना है अब तक। तो मिथ जो इन्होंने अब तक बनाया है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने, उन्होंने बनाया कि मिथ इज़ नॉट ए रियलिटी बट इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। सो इस 21वीं शताब्दी में रियलिटी के अर्थ इस टाइम पे बदल चुके हैं और बिकॉज वी आर लिविंग इन ए वर्चुअल वर्ल्ड और टाइम स्पेस से हम ट्रांसेंड कर चुके हैं इस टाइम पे। सो इस टाइम पे जो मीनिंग रहेंगे रियलिटी के वो बदल गए हैं क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन नेटवर्किंग ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी एंड नेचर के नेटवर्किंग में रह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने इस समय के मनुष्य का एनालिसिस करना है, इस समय की फोकलोर का एनालिसिस करना है तो हमें इन तीनों चारों पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले उनके रिलेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बंदा जो कि आधा टेक्नोलॉजी से चल रहा है इस टाइम पे और उसके साथ जो फोकलोर है उसके जो पैटर्न बनेंगे और पैटर्न के आगे जो शेड बनेंगे, जब तक हम उन शेड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम सही एनालिसिस फोकटेल का नहीं कर पाएंगे। इस कॉन्टेम्प्रेरी इरा में फोकटेल स्पेशली मिथ को डिफाइन करके हुए हमें जो अब तक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ने क्या किया है, जो लेवी त्रास का मॉडल है, प्रॉब का मॉडल है और हमारे पास जो उसमें उन्होंने कल्चर को लिया है, उसकी ज्योग्राफी को लिया है और उसके एक्सपीरियंस को लिया है। और जो मिथ कथाएं हैं उनको सेक्रेड स्टोरीज भी बोला जा रहा है। जैसे पहले प्रवक्ता ने मेरे से पहले बोला कि जो उसकी सेक्रेडनेस की फोकटेल की उस पर काम ही नहीं हुआ या उसको स्ट्रक्चराइज नहीं किया गया क्योंकि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो नेचर और सोसाइटी के जो दैवी संसार है वो अपने सेल्फ के साथ डायलॉग करती है। सेल्फ का मतलब सब्जेक्ट और सेल्फ में भी डिस्टेंस रहेगा। इसमें मैंने सेल्फ और सब्जेक्ट में जो डिस्टेंस निकाला है इसमें तो उसके रिलेशन पे जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है फोकटोल में वो एक्सपैंड हो जाती है या उसकी चेतना
की रीच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मिथ इन सब सवालों का जवाब बन जाती है जो अभी तक साइंस ने नहीं दिए। ब्रह्मांड, प्रकृति और प्राणी जगत की जो इमेजिनेशन की फ्लाइट है, वहाँ फैक्ट से ज़्यादा इमेजिनेशन होती है। अब इसको जब पहले जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने जो डिफाइन किया है, वो कह रहे हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल बनाते हैं। जो इसका स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर्स ने इसका एनालिसिस किया है, तो इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल की जो हायरार्की है वो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन में है फोकटेल में। सो इसलिए जो पहली इन्होंने, क्योंकि वेस्टर्न लोग उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो वहाँ पे जो ह्यूमन था वो सेंटर में था, तो ह्यूमन की कॉन्शियसनेस सेंटर में होने की वजह से हमने फोकटेल में भी एक हायरार्की हॉरिजेंटल और वर्टिकल की देखी। उससे प्रॉब्लम ये हुई कि ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न कंट्री की जो फोकटेल्स थी उनका सही एनालिसिस नहीं हो पाया। सो ये जो कम्प्लीमेंट्री पोजीशन में रहेंगे कि जैसे मॉडर्न लिटरेचर में मॉडर्न जो नैरेटिव है उसमें होता है कि जिंदगी कैसे जी जाए, लेकिन इसमें पोजीशन जो है फोकटेल में जो लाइफ है वो उस टाइम का वो कॉन्टेम्प्रेरी रियलिटी होती है। फोकटेल में उस टाइम पीरियड की, उस टाइम स्पेस की वो अल्टीमेट ट्रुथ होता है, उसमें फिक्शन नहीं होती उस टाइम पे, क्योंकि वो इंसान उसमें जी रहा है। और जो बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, जिसमें बीइंग बी कैपिटल है, वो स्मॉल लेटर में हो जाएगी उसके साथ। क्योंकि इसके अलावा जब हम बात करते हैं लीजेंड की, तो परी कथाएं हैं जो वो उड़ती हैं हमारे पंजाब में, लेकिन जो किंवदंतियां हैं वो चलती हैं पंजाब में। वो उनकी जो स्पीड बनेगी वो चलती है, उनमें स्थानक रंगत होती है, वो उसमें लोकल अंश जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक कल्चर से दूसरे कल्चर में कम ट्रैवल करती हैं ये किंवदंतियां हैं। और परी कथाएं हैं ये जो आसानी से चली जाती हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। तो वहाँ नायक जो होगा वो राजकुमार नहीं होगा, वहाँ पे वो साधारण मनुष्य नायक होगा। लेकिन अब इसकी खूबसूरती देखो फोकटेल की, कि जो साधारण मनुष्य नायक है, चाहे वो ट्राइबल पर्सन है, चाहे वो कोई भी है, तो जो फोक माइंड है उसे हारता हुआ नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? उसमें जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने बोला, उन्होंने बोला कि उसके नायक जो है लास्ट में हार जाते हैं, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है फोक माइंड की वो उसे हराना नहीं चाहती। क्यों नहीं हराना चाहती? क्योंकि लाइफ इज ए फिक्शन, लाइफ इज नॉट ए मैथमेटिक्स। बंदे का जीना ये एक अल्टीमेट एक फिक्शन है, क्योंकि डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ। सो जो डेथ और जो बर्थ का जो बीच वाला पीरियड है वो एक फिक्शन का पीरियड है, और उसको हमने जो अब तक मिथ इज नॉट रियलिटी बट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी ऐसे समझा हुआ है। सो जीना जो जीना है वो झूठ है, पर इंसान जिंदगी की फिक्शन में जीता है। तो इसीलिए ये जो ट्रेडिशन के साथ साहित्य अकेडमी ने भी डायलॉग किया है, सो नाउ आई हैव डिक्लेयर दैट कि लाइफ इज फिक्शन एंड फिक्शन इज कॉन्टेम्प्रेरी रियलिटी। क्योंकि जो परी कहानी फेरी टेल है उसमें मार्चन शब्द मार से बना है, उसका अर्थ है शॉर्ट स्टोरी, उसमें मल्टीपल सिटी होती है। पर इसकी खूबसूरती करैक्टर की ये है कि जो परी होती है उसका पहरावा आसमान में उड़ सकती, अपना रूप चेंज कर सकती है, हंसते हुए उसके मुंह से फूल गिरते हैं और वो फूलों के साथ उसको वेव किया जा सकता है। कल्चरल टैबूस नहीं होते उस पर जो हमारे पास फेरी टेल्स होती हैं। अब उस फेरी टेल की जो खूबसूरती है उसमें जो ट्रीज है वो बात कर रहे हैं, जो एनिमल है वो बात कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन जो है वो सेंटर में नहीं है। जो हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ह्यूमन और जो ट्री, जो जानवर, जो पक्षी पंछी हैं वो बातें करते हैं। जैसे वो जा रहा है जंगल की तरफ तो रास्ते में जो वृक्ष है वो बोलता है कि दक्षिण की ओर नहीं जाना तूने, बात उधर खतरा है। तो वहाँ पे ह्यूमन सुप्रीम नहीं है। अदरवाइज जो हमारे कल्चर में एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में ह्यूमन सुप्रीम हुआ तो उसने साइंस से इस धरती को काबू करने की कोशिश की। लेकिन हमारी फेरी टेल में जैसे उसके सफ़र में 7 समुंदर हैं, 7 पहाड़ आते हैं, 7 दरिया आते हैं, 7 दिन आते हैं, और फिर वो आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंचता है। और 7 दरवाजों के पीछे बैठी है वो फेरी टेल
और 7 उसके जो है वो ताले होते हैं। अब ट्रेडिशन के बिना डायलॉग को रिजेक्ट किया। अब लास्ट पॉइंट जो मैं अपने टाइम में समेटना चाहता हूँ वो ये है कि जो मिथ थी या फेरी टेल थी या फोक टेल थी, उसको हमने लॉजिक और रीजन से, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से डील किया और उसको एक मिथ करके कैटेगराइज कर दिया गया साउथ एशियन फोक टेल्स को। उसके बाद क्या हुआ कि जो साइंस का साइंटिफिक टेम्परामेंट था उसने सारी दुनिया को ड्राइव करना चाहा थ्रू एनलाइटनमेंट। अब प्रॉब्लम ये आ गई 21वीं सदी में कि अब जो सभ्यता है, ये जो प्लेनेट है वो किसी खास तरह के थॉट की डिमांड कर रहा है, क्योंकि पानी हमने अपना खराब कर लिया, वातावरण हमने खराब कर लिया, हमने सारा कुछ अपना, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। जैसे दिल्ली कितना पोल्यूटेड है आप सब जानते हो। सो इस साइंटिफिक टेम्परामेंट ने जो ह्यूमन है उसको अब किसी खास तरह के थर्ड नैरेटिव की जो ज़रूरत है। सो वो चाहता है कि कोई तीसरा नैरेटिव शेड बने जिससे ये ह्यूमैनिटी कोई सांस ले सके। और ये जो तीसरा नैरेटिव बनेगा, जो उससे पहले फेरी टेल का नैरेटिव था उसको मिथ बोल दिया और उसके बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट आया, लेकिन अब जो तीसरा जो नैरेटिव आएगा वो साउथ एशियन धरती से आएगा। और ये जो ट्रेडिशन जो है जिसमें फोकलोर है हमारा, और जब तक हम फोकलोर आर्काइव से अपने डाटे को एनालाइज नहीं करेंगे, अपने उस डाटे को थ्योराइज नहीं करेंगे, तब तक संसार में ऐसी प्रॉब्लम रहेगी। सो इन चीज़ों को एकेडमिक्स में लाने के लिए और इतनी बड़ी बात, इसे पूरा सेशन रखने के लिए मैं साहित्य अकेडमी और इनके प्रबंधकों को मुबारकबाद देता हूं, ताकि अगर इस सभ्यता को बचाना है तो हमें अपनी फोक टेल को प्रिजर्व करके थ्योराइज करना होगा और उसकी जो प्रॉब्लम उनको ठीक करके सामने लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रवीण। प्रवीण ने जो मिथ की आगे एनालिसिस किया है और जो अपना नतीजा वही निकाला कि इनको दोबारा थ्योराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जो जितने वेस्टर्न थिंकर्स हैं उन्होंने जब हमारी फोक टेल्स को पढ़ा, एनालाइज किया, तो उनके पास जो एनालाइजिंग ग्राउंड थी, जो सोसाइटल ग्राउंड थी उनके पास, वो सोसाइटल ग्राउंड में जो उनका मिथ का कंसेप्ट है वो हमारा कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कंसेप्ट पुराण वाला है और पुराण मिथ नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है हमारी स्टडी में और उनकी स्टडी में। हमें अगर अपनी फोक टेल्स को, अपने फोकलोर को पढ़ने के लिए हमें उनकी वो जो उनका जो ज्ञान है वो हमारे, मेरे को लग रहा है कि हमारे जो हमारा ये विजडम है, ओल्ड विजडम है पुराना, इसके साथ वो जुडिशियस न्याय नहीं कर सकता। वो जो उनका ज्ञान है वो ठीक है कि उन्होंने हमारी जो फोक टेल्स हैं उन्होंने एडिटिंग की, उनको इकट्ठा किया, उनको छापा, पर उनका जो ज्ञान है और जो इन फोक टेल्स के अंदर जो ज्ञान पड़ा है, आई थिंक उनमें कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। उस गैप को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं